सोचिए एक ऐसी जगह जो भारत का चीनी का कटोरा भी है, जहां से 1857 की क्रांति की आग भड़की और आज आज वो देश के सबसे तेज इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से एक है। जी हाँ, ये सारी पहचानें एक ही जगह की हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो चलिए आज इसी इलाके को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये भारत के लिए इतना खास क्यों है। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर ऐसा क्या है इस क्षेत्र में जो इसे भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए इतना इतना जरूरी बना देता है। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। और देखिए, किसी भी जगह की कहानी को समझना होना तो शुरुआत उसकी जमीन से करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि पश्चिमी यूपी की जो भौगोलिक बनावट है वो इतनी उपजाऊ, इतनी खास क्यों है। इस पूरे इलाके की जो खुशहाली है ना, उसका सारा राज बस एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है दोआब। इसका सीधा सा मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं गंगा और यमुना की। इन्हीं दो नदियों के बीच का ये उपजाऊ मैदान सच पूछिए तो इस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन है। अच्छा, अब ये जो उपजाऊपन है ना, इसके भी दो लेवल हैं। पहला है बांगर। ये वो जमीन है जो नदियों से थोड़ी दूर ऊंचाई पर है, पुरानी मिट्टी है तो थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और दूसरा है खादर। ये वो जमीन है जो नदी के बिल्कुल पास है, हर साल बाढ़ के साथ नई ताज़ा मिट्टी आती है और ये जमीन सच में सोना उगलती है। ये छोटा सा फर्क खेती के लिए तो बहुत बड़ा है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है। गंगा, यमुना, हिंडन, काली, रामगंगा, ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं है। ये तो इस जमीन पर बहती हुई वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने सदियों से, न जाने कितनी सदियों से, इस पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम को सींचा है, इसे जिंदा रखा है और इसकी पहचान बनाई है। तो ठीक है, जमीन बहुत उपजाऊ है, नदियां भी हैं, पर सवाल यह है कि इस जमीन पर उगता क्या है। चलिए अब इसके इकोनॉमिक इंजन पर फोकस करते हैं, मतलब यहाँ की खेती और इंडस्ट्रीज पर। अगर पश्चिमी यूपी की एक पहचान बतानी हो ना, तो वो है भारत का चीनी का कटोरा। बिल्कुल, यहाँ का गन्ना, खास तौर पे मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों का, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो यहाँ की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गन्ने पर ही खत्म नहीं हो जाती। यहाँ के खेत आपको गेहूं, धान, आलू और सरसों से भी लहलहाते मिलेंगे। और ये सारी फसलें मिलकर ही तो इससे देश का एक असली एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाती हैं। अब खेतों से निकलकर जरा शहरों की तरफ चलते हैं। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा का आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद का इंजीनियरिंग का सामान। मेरठ तो खैर स्पोर्ट्स के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी है अपने कांच के काम के लिए। अलीगढ़ के ताले और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी। हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। और ये जो वन लाइनर्स है ना, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, हमने भूगोल और अर्थशास्त्र देख ली। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की आज की कहानी को अगर समझना है तो उसके इतिहास की गूंज को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये वो धरती है जिसने इतिहास के हर बड़े दौर को अपनी आंखों से देखा है। एंशिएंट इंडिया में महाभारत के हस्तिनापुर से लेकर मिडीवल दौर में मुगलों की आलीशान राजधानी आगरा, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी का गवाह मेरठ। हर युग ने यहाँ अपनी एक अलग कहानी लिखी है। और हाँ, जब आगरा की बात छिड़ी है तो ताजमहल का जिक्र कैसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, ये तो भारत की वो पहचान है, वो शान है जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो हमने जमीन को समझा, अर्थव्यवस्था को देखा और इतिहास के पन्ने भी पलटे। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सबको जोड़ती है, यानी यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का सामाजिक ताना बाना। यहाँ की संस्कृति में आपको कई रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ मथुरा वृंदावन है जो कृष्ण भक्ति और ब्रज संस्कृति में डूबा हुआ है, रस या लोक गीतों की गूंज है। तो दूसरी तरफ इसी जमीन से खड़ी बोली का जन्म हुआ जो आज की हमारी हिंदी का आधार है। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इसकी असली दौलत है। और आज के दौर की अगर सबसे बड़ी सच्चाई की बात करें तो वो है दिल्ली से इसकी नज़दीकी। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से यहाँ आबादी का दबाव और शहरीकरण दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ की जिंदगी और यहाँ के मौकों को दोनों को पूरी तरह से बदल रही है। तो भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, संस्कृति, इन सबको अगर एक साथ जोड़ दें तो आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसा दिखता है। चलिए अब समझते हैं कि ये इलाका आज के भारत को जोड़ने वाला एक मॉडर्न स्ट्रेटेजिक हब कैसे बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं,
ये है विकास की वो नई आर्टरीज, वो नई धमनियां जो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को तेजी से बदल रही हैं। चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आने वाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये इस पूरे इलाके को देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने की पूरी तैयारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ असल में? इसका मतलब है एक बिल्कुल सीमलेस फ्लो। सोचिए, नोएडा या गाजियाबाद में कोई सामान बना, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बिना किसी रुकावट के पोर्ट तक पहुंचा और जेवर एयरपोर्ट से दुनिया के किसी भी कोने में भेज दिया गया। ये है नए इकोनॉमिक फ्लो की ताकत। और इन सब तरक्की की बातों के बीच आज भी यहाँ के जमीनी मुद्दों में दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, गन्ने का दाम। ये वो मुद्दा है जो लाखों किसानों की जिंदगी तय करता है। और दूसरा, एनसीआर का लगातार फैलता हुआ दायरा, जो जमीन और विकास को लेकर एक नई बहस को हमेशा जन्म देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि ये प्राचीन भूमि अपने इस हाई स्पीड फ्यूचर के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी, अपनी ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए ये आधुनिक भारत की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगी।